नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम आज बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स में जैव भूगोल के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, इकोलॉजी एंड देयर बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बारे में बात करेंगे कि इकोलॉजी क्या है, इसके क्या विशेष क्षेत्र हैं, क्या प्रकार हैं और कौन कौन सी इकोलॉजी होती है जो हमारे जैव मंडल के अंतर्गत आती है। पहली बात हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की कि इकोलॉजी है क्या, इसकी अवधारणा क्या है और इसका परिभाषा क्या है। पारिस्थितिकी सामान्य रूप में वह विज्ञान है जो एक तरफ सभी जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों में परस्पर आश्रित, परस्पर अभिक्रियाशील तथा परस्पर संबंध अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक व अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि ऑकियोलॉजी या ऑकियोलॉजिस्ट शब्द का आविष्कार सर्वप्रथम जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था, परंतु जीवों तथा उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए कतिपय संकल्पनात्मक नामावलियों का प्रयोग पहले भी किया जा चुका था। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी जंतु विज्ञानी आइसोडोर जोफ्रे सेंट हिलेर ने 1859 में विभिन्न जीवों के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए इथोलॉजी या जैववास्की शब्द या नामावली का प्रयोग किया था। और हम ये देखते हैं कि इसके बाद ब्रिटिश पारिस्थितिकी या प्रकृति विज्ञानी सेंट जॉर्ज जैक्सन पिकॉट ने जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन के लिए हेक्सियोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति तथा अध्ययन से संबंधित विभिन्न नामावलियों एवं संकल्पनाओं के नियमन एवं निरूपण या रचना में डार्विन की प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना की अहम भूमिका रही है। हैकेल द्वारा निर्मित इकोलॉजी या ऑकियोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के शब्दों से हुआ है। ऑकियोस जिसका अर्थ होता है घर या निवास या वास्य क्षेत्र या हैबिटेट, तथा लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन या वर्णन। आगे चलकर ऑकियोलॉजी के स्थान पर इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ या प्रारंभ हो गया। हैकेल द्वारा प्रस्तुत निम्न वाक्यों ज्ञातव्य है कि हैकेल ने अपने विचारों को जर्मन भाषा में व्यक्त किया था तथा बाद में इनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। तो इकोलॉजी के ऊपर विभिन्न पक्षों पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। बाय इकोलॉजी वी अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ ऑकियोलॉजी ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म। अमेरिकी पारिस्थितिकी विद फ्रेडरिक क्लीमेंस ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान या साइंस ऑफ कम्युनिटी के रूप में संबोधित किया, जबकि चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास या साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री के रूप में परिभाषित किया। यदि उपयुक्त विचारों पर ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोगों ने पारिस्थितिकी के अंतर्गत मात्र पौधों के अध्ययन पर ही जोर दिया, जैसे कि ई वार्मिंग, जबकि कुछ लोगों ने संपूर्ण जैविक समुदाय के अध्ययन पर बल दिया, यथा फ्रेडरिक क्लीमेंस। इस तरह पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के दो परस्पर व्यापी क्षेत्रों ओवरलैपिंग एरिया का समावेश हुआ। पहला पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन और दूसरा
जीवों के विकासीय इतिहास का अध्ययन। ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद मैकफेडन 1957 ने पौधों या जंतुओं और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को नियंत्रित तथा संचालित करने वाले नियमों तथा सिद्धांतों को ज्ञात करने की आवश्यकता पर बल दिया। के फ्रेडरिक 1958 ने इस बारे में बताया कि पारिस्थितिकी समस्त प्रकृति के सदस्यों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है। इन्होंने पर्यावरण पर जीवों के प्रभावों तथा जीवों के पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन को महत्वपूर्ण नहीं माना, बल्कि इसे नज़रअंदाज कर दिया। फ्रेजर डार्लिंग 1963 ने पारिस्थितिकी के विशेष क्षेत्र को विस्तृत किया तथा प्रतिपादित किया कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा उनके अंतरजातीय एवं आपसी अंतर्संबंधों का विज्ञान है। इस प्रकार हमें इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत दो शब्दों का अध्ययन किया जाता है। पहला है किसी खास क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन तथा दूसरा एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी की उपयुक्त परिभाषा का ये प्रभाव हुआ कि पारिस्थितिकी के अध्ययन के दो महत्वपूर्ण उपागमों और परोक्षों का अभ्युदय हुआ तथा पारिस्थितिकी का दो प्रमुख शाखाओं में विभाजन हुआ। पहला स्व पारिस्थितिकी ऑटोलॉजी, जिसके अंतर्गत किसी निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में एकाकी प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी या सिंकोलॉजी, जिसके अंतर्गत किसी खास पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पति समुदाय या उनके आवास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी संकल्पना को अत्यधिक विस्तृत कर दिया गया है। टुसोव के शब्दों में द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेस ऑफ phenomena, research and problems in the connection to ecology has been quite logically extended as well as to the field of interaction of society and its physical environment. अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी के उपक्षेत्र और उनके प्रकारों के बारे में। पारिस्थितिकी के विधि तंत्रात्मक विकास के विभिन्न चरणों के साथ इसके विशेष क्षेत्र उप विभागों में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। अतः पारिस्थितिकी के उप विभागों का निर्धारण पारिस्थितिकी के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के आधार पर किया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के प्रमुख आधारों के अंतर्गत वर्गीकरण, विषय, सजातीय या टेक्सोनॉमिकल एफिनिटी, निवासी क्षेत्र, हैबिटेट, संगठन के स्तर, प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर आधुनिक सामाजिक आर्थिक स्थितियां आदि को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी के निम्न आधारों पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है विषयक सजातीयता के आधार पर उपविभाजन, सब डिवीजन बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमिक एफिनिटीज। प्रारंभ में पारिस्थितिकी एकमात्र जीव विज्ञानों, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से ही संबंधित थी। अतः पौधों तथा जंतुओं में अलग अलग रखकर इनका अध्ययन किया जाता था। पारिस्थितिकी के उपागम के आधार पर पारिस्थितिकी के दो प्रमुख विभाग अलग अलग किए जाते हैं। पहला है पादप पारिस्थितिकी, प्लांट इकोलॉजी, और दूसरा है जंतु पारिस्थितिकी या एनिमल इकोलॉजी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वाली पारिस्थितिकी में हम उसके निवासी क्षेत्रों को वर्तमान समय में किस प्रकार जीवों में परिवर्तन आ रहा है, पौधों में परिवर्तन आ रहा है और किस प्रकार उनके बीच में एक जटिल अंतर्संबंध पाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा है निवासीय क्षेत्र के आधार पर उपविभाजन। निवासीय हैबिटेट के आधार पर पारिस्थितिकी के उपविभाजन का मूलभूत सिद्धांत ये है कि भौतिक विशेषताओं यथा स्थलाकृति, मिट्टी, सूर्यताप, तापमान, जल, खनिज, मौसम, जलवायु आदि के संदर्भ में निवासी क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं। अतः जीवों पर निवासी क्षेत्र का निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा जैविक समुदाय की सामान्य विशेषताओं में एक निवासी क्षेत्र से दूसरे निवासी क्षेत्र में अंतर होता है। पारिस्थितियों के अध्ययन के इस उपागम के आधार पर निवासी क्षेत्र पारिस्थितिकी हैबिटेट इकोलॉजी का विकास हुआ। निवासी क्षेत्र पारिस्थितिकी का निवासी क्षेत्र की विशेषताओं तथा उसमें रहने वाले जीवों से निवासी क्षेत्र के बीच संबंधों के आधार पर पुनः उपभागों में विभाजन किया जाता है।
यथा वन पारिस्थितिकी, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी, ताजे जल की पारिस्थितिकी, ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, पर्वत पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी और कोरल पारिस्थितिकी आदि प्रमुख हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसके विशेष क्षेत्र के अंदर जो आता है वो है संगठन के स्तर पर उप विभाजन, सब डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पारिस्थितिकी अध्ययन का तीसरा पड़ाव किसी खास पारिस्थितिक तंत्र के एकाकी जीव या जीवों के समूह के अध्ययन से संबंधित है। अर्थात पारिस्थितिकी का अध्ययन दो स्तरों पर किया जा सकता है: प्रजातियों के मध्य संबंधों का पारिस्थितिक अध्ययन तथा पारिस्थितिक तंत्र में वर्तमान सभी जीवों के मध्य पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन। इस उपागम के फलस्वरूप पारिस्थितिकी की दो प्रमुख शाखाओं का विकास हुआ। पहला है स्वयं पारिस्थितिकी या ऑटियोलॉजी और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी या सिंकोलॉजी। स्वयं पारिस्थितिकी एकाकी प्रजाति तथा उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। अतः स्पष्ट है कि स्वयं पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत एकाकी प्रजाति अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है तथा इसके तहत प्रजाति के विभिन्न पक्षों यथा प्रजातियों के भौगोलिक वितरण, उनकी आकारिकी तथा वर्गीकरण, विषयक स्थितियां, उनके जीवन चक्र तथा अनुक्रमण तथा उनकी प्रजातियों की वृद्धि, विकास और विभिन्न अवस्थाओं एवं संभावनाओं और चरणों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी जीवों के समूहों अर्थात जैविक समुदाय के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि समस्त जीवधारी पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव एक दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की पारिस्थितिकी में हम पूरे समुदायों को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं और समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम बायोम इकोलॉजी को भी लेते हैं और इकोसिस्टम इकोलॉजी को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। कल की कक्षा में हम पारिस्थितिकी के विशेष क्षेत्र तथा उसके विकास क्रम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।